डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इस कक्षा में लैक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली जो कक्षा थी उसके अंतर्गत हम जो लैक होता है या लैक इंसेक्ट की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में हम अध्ययन पूर्व में ही कर चुके हैं। इस कक्षा के अंतर्गत हम जो लैक कल्चर होता है या लैक इंसेक्ट है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, लैक का कॉम्पोजिशन क्या होता है, लैक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और जैसे हम प्रोसेसिंग करते हैं या संवर्धन किया जाता है उस दौरान हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इसका जो आर्थिक महत्व क्या है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का इस कक्षा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। एक बार और देख लेते हैं कि इसका फाइलम है वो ऑर्थोपोडा होता है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली केरिडी, और जीनस जो होता है वो टेकार्डिया होता है, और स्पीसीज इसकी लैक का जिसको हम कहते हैं, इसको हम लेसिफर लैक का भी कह सकते हैं। एक्चुअली इसको लाख क्यों कहा जाता है, इसका कारण ये है कि जो लाख होता है उसका मतलब होता है 100,000, तो 100,000 के कारण उसको लाख लाख कहा गया, क्योंकि ये जो कीट होते हैं इनकी संख्या बहुत अधिक होती है और इस कीट के द्वारा रेजिन के समान एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित किया जाता है जिसको हम लाख कहते हैं। अब आता है लाख कीट का जीवन चक्र क्या होता है। तो इससे पूर्व मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लाख का कीट होता है ये डाइमॉर्फिक होता है, यानी कि नर और मादा दोनों अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। नर मादा की तुलना में छोटा होता है, मादा तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। जब नर और मादा दोनों वयस्क हो जाते हैं तो संभोग की क्रिया होती है, जिसके पश्चात निषेचन होता है और निषेचन के बाद में अंडे दिए जाते हैं। तो जब मादा वयस्क जो कीट होती है वो लाख कोशिका के अंदर निषेचन के पश्चात लगभग 300 अंडे देती है। ये जो अंडे होते हैं इनका जो इनकी लंबाई होती है वो 0.4 mm होती है और चौड़ाई 0.2 mm होती है। इनका रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। दूसरी बात यह है कि जब अंडे दिए जाते हैं तो उसके बाद में ऊष्मायन काल आता है। तो ऊष्मायन काल लगभग 7 से 10 दिन का होता है। तो अंडों में ऊष्मायन काल के पश्चात लगभग 7 से 10 दिनों के भीतर एक लार्वावस्था बाहर निकलती है जिसको हम निम्फ कहते हैं। तो निम्फ अंडों से स्फुटन के बाद में निकल करके बाहर आते हैं। ये जो निम्फ होते हैं इनका रंग लाल होता है, शरीर गोलाकार होता है और इनका शरीर का जो पिछला भाग होता है वो नुकीला होता है। जैसे ही लाख की जो कोशिकाएं होती है, कोष्ठक जिनसे लिम्फ बाहर निकलकर ये पोषक पदार्थों पर या जो इनका होस्ट प्लांट होता है उन पर आ जाते हैं, उनकी टहनियों पर रैंक करके एक स्थान पर ये चिपक जाते हैं। इनमें इनका जो मुखांग होता है या जनन छिद्र और गुदा स्थल को छोड़ करके पूरे शरीर में लाख की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे ये निरंतर कंटिन्यूसली लाख का स्राव करते रहते हैं और ये अपने अपने ही शरीर से जो निकले हुए लाख के जो लाख होता है उस लाख के खोल में अपने आप को ये बंद कर लेते हैं। इस प्रकार जब ये लिम्फ लाख की जो कोशिका होती है उसके अंदर अपने आप को बंद कर लेता है तो बंद करने के बाद इसमें लगभग 3 बार निर्मोचन की क्रिया होती है और 3 बार की जब निर्मोचन की क्रिया हो जाएगी तो उसके बाद ये निम्फ वयस्क में बदल जाते हैं। और जैसे ही ये निम्फ वयस्क होते हैं तो उस लाख की जो कोशिका होती है उसको तोड़ करके या उसको छोड़ करके ये बाहर निकल आते हैं और जो नर होता है वो मादा से संभोग करते हैं और जैसे ही संभोग करते हैं उनके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मैथुन के उपरांत मादा का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है और इनकी लाख उत्पादन की जो क्षमता होती है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि जैसे ही शरीर में या आकार में परिवर्तन हुआ तो उनमें लाख उत्पन्न करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।
मादा कीट अपने आप को ये जो लाख कोशिका होती है उसी के अंदर रखती है। अधिकतर समय ये लाख का जो कोष्ठक होता है और कोष्ठक के अंदर ही रह करके व्यतीत करती है। अब बताए बच्चों, लाख उद्योग का संसाधन यानी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। अगर हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका कल्चर करना हो तो उसके बाद में हम इसकी किस प्रकार से प्रोसेसिंग करेंगे। तो इसके लिए हम दो प्रकार की विधि अपनाते हैं, एक कृत्रिम विधि होती है और एक प्राकृतिक विधि होती है। लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली जो विधि है वो कृत्रिम विधि है। तो जैसे हम कृत्रिम विधि को अपनाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि जब लाख की जो फसल होती है वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाती है, और परिपक्व हो जाती है तो अधिकांश जो लाख होता है उसको हम खुरच करके टहनियों या जो पोषक पादप होता है उसकी जो टहनियाँ होती है उनसे हम खुरच करके इसको अलग कर लेते हैं। और अलग कैसे किया जाता है कि जो इसका होस्ट प्लांट होता है, तो होस्ट प्लांट की जो टहनियाँ होती है उनको हम काट लेते हैं। अधिकतर क्या होता है कि लाख का जो उत्पादन होता है वो जनवरी माह में होता है। तो जनवरी माह में जैसे ही इसकी मैच्योरिटी या परिपक्वन काल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम इन टहनियों को काट छाट करके अलग कर लेते हैं। तो जिस शाखा पर निम्फ और अंडे रहते हैं उस शाखा को हम ब्रूड लैक स्टिक कहते हैं। समझे मेरी बात? यानी कि जिस शाखा पर होस्ट प्लांट के जिस शाखा पर निम्फ और अंडे रहते हैं उस शाखा को, उस टहनी को ही हम क्या कहेंगे, ब्रूड लैक स्टैक या ब्रूड लैक स्टिक कहेंगे। और इस टहनी से जो हमें लाख प्राप्त होगा, इस कच्ची अवस्था में जो लाख प्राप्त होगा उस लाख को हम कहेंगे ब्रूड लैक। ठीक है, ब्रूड लैक या स्टिक लैक कहते हैं। तो सबसे पहले टहनी लाख को हम क्या करते हैं, शाखा से अलग करने के लिए क्या करते हैं, उसको खुरच करके छुड़ा लेते हैं। और खुरच कर जो लाख प्राप्त होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि लाख कीट का जो मृत कोई भाग हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, निम्फ हो सकता है, रंजक, या खूब सारी अशुद्धियाँ उसके अंतर्गत मिली हुई होती हैं। तो इस लाख को हम हाथ से खुरच करके इकट्ठा कर लेते हैं और उसको हवा में छोड़ करके उसको सुखा लिया जाता है, क्रिस्टल के रूप में उसको परिवर्तित कर लिया जाता है। तो अब ये जो हमें लाख प्राप्त होगा वो कहलाएगा आपका सीड लैक। इस सीड लैक या बीज लाख को हम पानी में भिगोकर फिर उसको हम धूप में सुखाकर उसके रंग को उड़ा देते हैं, और 3 से 4 मीटर कपड़े के जो थैले होते हैं उनमें कोयले की आग के ऊपर लटका करके इसको हम जो लाख होता है उसको हम पिघला लेते हैं। तो गर्म करते समय हम थैले को घुमाते रहते हैं, और जैसे घुमाते हैं तो जो लाख होता है वो निचोड़ करके धीरे धीरे तरल पदार्थ के रूप में बाहर आ जाता है। अब जो लाख हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है, वो शुद्ध है, और जो थैला होता है उस थैले के अंदर अशुद्धियों युक्त कुछ लाख की मात्रा अंदर रह जाती है। तो वो जो अशुद्धि युक्त लाख होता है थैले के अंदर, वो लाख कहलाएगा आपका कीरी लाख। ठीक है, निचड़े हुए लाख को हम क्या करते हैं कि उसको हम एक सीट के रूप में या बटन के रूप में उसको हम परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक बटन के रूप में या एक परत के रूप में उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार जो शुद्ध प्राप्त हुआ लाख है वो लाख कहलाएगा वटन लाख या शुद्ध लाख कहलाएगा। अब ये जो शुद्ध लाख होता है इसको हम क्या करते हैं कि एक पतली चादर के रूप में फैला देते हैं, और फैला करके उसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो इस प्रकार एक पतली चादर के रूप में प्राप्त जो लाख होता है उस लाख को हम सीट लाख कहेंगे। इस प्रकार जो पत्थर यानी सीट के रूप में जो हमें लाख प्राप्त होता है उसको हम पानी में घोल लेते हैं, और पानी में घोलने के बाद में इसका जो अन्य रंग या और अशुद्धियाँ होती हैं वो निकल जाती हैं। उसके बाद हमें सफ़ेद या नारंगी रंग का एक लाख प्राप्त होता है, उस लाख को हम कहेंगे सेल लैक। ठीक है, तो सबसे उत्तम क्वालिटी का और सबसे शुद्ध जो लाख है वो कहलाएगा आपका सेल लैक। वास्तव में जो सेल लैक जो होता है, बीज लैक को यानी सीड लैक जो रहता है वो पीले आर्सेनिक के साथ एक निश्चित अनुपात में इसको हम गर्म करते हैं, उबाल लेते हैं। तो उससे जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो अशुद्धियाँ निकल जाती हैं, और शुद्ध मात्रा में हमें लाख प्राप्त हो जाता है। तो वो शुद्ध जो लाख प्राप्त होता है वही आपका सेल लैक
कहलाता है। अब आपका जो लाख होता है, ये क्या है कि जो होस्ट प्लांट होता है, उस होस्ट प्लांट की प्रकृति के ऊपर, यानी कि जो लैक इंसेक्ट होता है, वो लैक इंसेक्ट जिस पादप को खाता है, उस पादप के अनुसार ही इसकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। समझ गए मेरी बात? कैसे? अगर आपका जो लाख का कीट है, लाख का कीट अगर आपका बेर या प्लास के पत्ते खाता है, ठीक है, या उसका रस चूसता है, तो निश्चित रूप से जो हमें सेल लैक प्राप्त होगा या लाख जो प्राप्त होगा, वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी का होगा, और वो लैक कहलाएगा आपका कुसुम लाख। समझ गए मेरी बात? यानी कि पोषक पादप से भी हमारी लाख की जो क्वालिटी है वो प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो प्लास और बेर अगर आपका इंसेक्ट खाएगा तो उसके द्वारा जो लाख प्राप्त होगा वो लाख कहलाएगा आपका कुसुमी लाख। अगर आपका जो लैक इंसेक्ट है वो डाक का जो पौधा है उसके ऊपर प्रीडेटर के रूप में रहता है, उसका रस चूसता है, और उसके द्वारा जो लाख उत्पन्न किया जाएगा वो सबसे घटिया या सस्ती जो किस्म होती है, उस किस्म का हमें लाख, ढाक का जो प्लांट होता है उसके ऊपर जो लाख का इंसेक्ट रहता है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हमें लाख होगा वो होगा ढाक का लाख। अब आता है बच्चों कंपोजिशन ऑफ लैक, लाख का संगठन। तो लाख एक जटिल पदार्थ है जिसमें काफ़ी मात्रा में रेजिन, शर्करा, पानी तथा अन्य क्षारीय पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के अवयव पाए जाते हैं और उसकी मात्रा कितनी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं रेजिन। तो लाख जो रहता है उसका महत्वपूर्ण संगठन या संगठक क्या है? रेजिन है, और रेजिन की मात्रा लाख में 68 से 90% तक पाई जाती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में डाई पाई जाती है जिसकी मात्रा 2 से 10% होती है। कुछ मात्रा में बैक्स जो कि लगभग 6%। एल्यूमिनियम पदार्थ भी पाया जाता है, इसकी मात्रा 5 से 10% होती है। खनिज पदार्थ 3 से 7%, और पानी, लाख के अंतर्गत पानी भी होता है और उसकी मात्रा होती है लगभग 3%। अब आता है बच्चों लाख के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। लाख पानी में घुलता नहीं है, सोल्यूएबल नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो एल्कोहल होता है उसमें आसानी से आपका जो लाख होता है वो घुल जाता है। लाख का यह गुण विद्युत तारों को विद्युत रोधी बनाने में या विद्युत रोधी करने में अत्यंत लाभकारी है। गर्म करने पर लाख आसानी से आग पकड़ लेता है, ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण गुण है। इसके अलावा इसमें चिपकने का भी गुण पाया जाता है, इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में सीलिंग हेतु लाख का प्रयोग किया जाता है। क्यों? इसमें चिपकने का गुण पाया जाता है। ठीक है, लाख को जब एल्कोहल में मिलाया जाता है तो उसमें बंधन का यानी कि एडिशन का गुण, चिपकने का या बंधने का या जोड़ने का गुण आ जाता है। लाख कमज़ोर क्षार जो बीक वे एल्केनाइन होते हैं जैसे अमोनिया है आदि में भी ये घुल सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण गुण इसका कि ताप का ये कुचालक होता है। ये हो गए लाख के गुण। अब आगे देखते हैं लाख के शत्रु कौन कौन से होते हैं कि एनिमीज ऑफ लैक इंसेक्ट। लाख उत्पादन जीवीय और अजीवीय दोनों ही कारकों के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो एबायोटिक एनिमीज यानी कि अजीवीय शत्रु कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे प्रकाश है, तापमान है, अधिक नमी, भारी वर्षा, वायु, ये एबायोटिक फैक्टर हो गए। इसके द्वारा भी आपकी जो लैक इंसेक्ट है वो मर सकते हैं, उसके लिए शत्रु का काम करते हैं। अब आता है कि एक तरीके से बायोटिक एनिमीज। तो लाख उत्पादन में मुख्य जो शत्रु होते हैं वो जीवीय शत्रु होते हैं, और वो कौन से हो सकते हैं? स्तनी हो सकते हैं या कीट हो सकते हैं। अब उनमें भी उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं परजीवी कीट जिनके द्वारा, और दूसरे होते हैं परभक्षी कीट। ये दो इसके शत्रु होते हैं। तो परजीवी कीट कौन कौन से हैं जो कि लाख कीट के शत्रु हो सकते हैं? जैसे कोकोफेगस किर्ची है, इरनासिटस डिबिटजी है, प्यूपालमस टेकार्डी है, मैरिएटा जावेनेंसिस है, टेकार्डिफेकिस टेकार्डा टेकार्डिफेकिस सोमरबिलाई, टेट्रास्टिकस स्पीसीज। ये कुछ ऐसे परजीवी या पैरासाइटिक
इंसेक्ट हैं जो कि लाख के कीट को हानि पहुंचाते हैं। दूसरे प्रीडेटर या परभक्षी कीट, यानी कि इनको खा जाते हैं, इनका भक्षण कर सकते हैं। इसमें आता है यूबनेला, एनाविली, होलकोसिरा पल्वेरिया और क्राइसोपा कॉर्निया। तो परभक्षी कीट जो रहते हैं इनके द्वारा भी लगभग 40% तक नुकसान हो सकता है। इन कीटों के अतिरिक्त लाख को जैसे चूहे होते हैं, गलेरिया, बंदर आदि के द्वारा भी काफ़ी अधिक मात्रा में क्षति पहुंचाई जा सकती है। तो ये इसके शत्रु हो गए। सावधानियाँ, यानी कि जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो लाख कीट की प्रोसेसिंग के दौरान हम किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, क्या पैरामीटर्स अपनाने चाहिए। तो संरोपण के लिए प्रयोग की जाने वाली जो शाखाएं होती हैं, स्वार्मिंग से तुरंत पहले ही उनको काट देना चाहिए, जिससे जो अगली पीढ़ी आए उनको एक स्वस्थ हेल्दी एनवायरनमेंट या अवस्था प्राप्त हो सके। दूसरी क्या सावधानी रखनी चाहिए कि जैसे हम इनको इनोकुलम डालते हैं, संरोपण करते हैं, संरोपण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो शाखाएं होती हैं उन पर परजीवी और परभक्षी नहीं होने चाहिए, हमें ध्यान रखना है। तीसरी सावधानी, संरोपण करने के लिए बांधी जाने वाली जो शाखाएं होती है उनको संरोपित वृक्ष से अधिकतम 20 दिन के भीतर ही अलग कर देनी चाहिए। पोषक पौधे पर स्वार्मिंग या वृंदन के लिए छोड़ा गया लाख अक्टूबर से नवंबर तक हटा देना चाहिए। नेक्स्ट, भ्रूण लाख को वृंदन के पश्चात परजीवी व परभक्षी सहित जला देना चाहिए। नेक्स्ट, वृक्षों से छुड़ाया गया लाख या लाख लगे पेड़ों से दूर रखना चाहिए। इसके अलावा अंत में ये लाख को शाखाओं से छुड़ाने से पहले इसका धूमन करना चाहिए और पानी में डुबा लेना चाहिए। तो ये हमें इन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक मात्रा में और स्वस्थ अवस्था में इस इंसेक्ट को रख सकें और अधिक मात्रा में लाख प्राप्त कर सकें। अब आता है बच्चों लाख का आर्थिक महत्व। तो इसमें कई प्रकार की हमें डाई, बैग्स और रेजिन प्राप्त होते हैं जिनका हम अनेक प्रकार से उपयोग में या काम में लेते हैं। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं या आर्थिक महत्व, उसको हम देखते हैं। इसका प्रयोग ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है। पहले अधिकांश लाख का प्रयोग इसी उद्योग में किया जाता था, किंतु आजकल इस उद्योग में काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग सुनार और जो सराफा होता है द्वारा खोखले सोने के जो जेवर होते हैं जैसे कंगन, बाजूबंद, हार आदि को भरने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पॉलिश, पेंट, वार्निश आदि में भी किया जाता है। इसका प्रयोग लकड़ी व धातु के जो फर्नीचर होते हैं उनमें, दरवाजे आदि को चमकाने के लिए भी लाख का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग खिलौने, बटन, चीनी, मिट्टी के बर्तन, कृत्रिम चमड़ा बनाने में भी लाख का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा इसके अन्य उपयोग भी हैं, जैसे फोटोग्राफी के पदार्थों तथा लिथोग्राफिक शाही बनाने में भी लाख का प्रयोग किया जाता है। यह या इसका प्रयोग फेल्ट यानी ऊन को प्रेस कर कड़ा बनाने, हैट आदि को कड़ा या सख्त करने में भी लाख का उपयोग किया जाता है। यह विद्युत पदार्थों में विद्युत अवयवी या अवरोधी इंसुलेटिंग की भांति भी प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग मिष्ठान उद्योग में, जहाज के पैंदे में भी, पक्षी निरोधक संगठन के रूप में, पेषण पत्थर के रूप में, युद्ध में काम आने वाली विस्फोटक सामग्री के रूप में भी काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग भी है सीलिंग वैक्स। सीलिंग यानी कि जहाँ कहीं चिपकाने के लिए सीलिंग वैक्स के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यह एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी पदार्थ है तथा उत्पादकों के लिए एक नकदी फसल है।